हाय गाइस, वेलकम बैक टू लॉगरी। हाउ आर यू ऑल डूइंग। आज हम बात करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट लॉ बिल्स या अमेंडमेंट्स जो पास किए गए हैं इस मॉनसून सेशन 2021 के अंदर। राइट, कुछ वीडियोस मैंने अलग से कर दी थी, जैसे जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन अमेंडमेंट बिल की जो वीडियो है वो मैं कर चुकी हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। जुवेनाइल जस्टिस अमेंडमेंट बिल की वीडियो मैं कर चुकी हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 127 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल की भी वीडियो मैं कर चुकी हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी जो बचे हुए इम्पॉर्टेंट बिल्स हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस कर अपना ये जो पार्ट है ख़त्म कर देंगे। अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट लीगल करंट अफेयर्स हैं, ठीक है। तो लीगल करंट अफेयर्स की जो हम वीकली वीडियोस करते थे, मैंने उनको रीडिज़ाइन कर ऐसे आपके आगे मैं लेकर आ रही हूँ सो दैट आपके नोट्स जो हैं वो एक साथ कंप्लीट हो जाएं। राइट, तो जो दूसरी वीडियोस हैं जैसे इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट की जजमेंट फॉर द मंथ ऑफ अगस्त, वो ज़रूर देखना। अब ये वीडियोस किसको देखनी चाहिए? अगर आप 5 ईयर या 3 ईयर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स लाइक दैट ऑफ क्लैट, DU, PU, ALET, SLAT, महाराष्ट्र CET, BHU की प्रिपरेशन करो, LLM की प्रिपरेशन करो, तो ये वीडियोस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मिस आउट नहीं कर सकते कुछ भी। जुडिशरी की प्रिपरेशन करो, UPSC की प्रिपरेशन करो, या कोई भी एग्ज़ाम की जॉब से रिलेटेड एग्ज़ाम है आपका, जैसे लीगल ऑफिसर के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसके अंदर करंट अफेयर्स, आपकी लीगल करंट अफेयर्स बहुत मैटर करती है। रिसेंटली पंजाब पुलिस की जो पोस्ट निकली है उसके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी। Okay, yeah guys, welcome to Loggery. I hope you're subscribed to Loggery's YouTube channel and hit that bell notification so that you do not miss any of our videos. And I hope you're following us on Instagram. We're there by the name @IamLoggery. We do pretty motivational stuff out there if you want to stay happy, if you want to stay motivated, and if you want to stay connected a little more with Loggery, then do follow us on Instagram. सबसे पहले बात करते हैं इनलैंड वेसल बिल 2021 की। इनलैंड वेसल्स बिल 2021 है वो किस एक्ट को रिप्लेस करता है? इनलैंड वेसल्स एक्ट 1917 को रिप्लेस करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज मेक अ नोट ऑफ द सेम। द बिल विल रेगुलेट, क्या पर्पस क्या है बिल का? बिल का पर्पस क्या है? अगेन नोट करना जरूरी है। बिल का पर्पस है टू रेगुलेट सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ इनलैंड वेसल्स। ये इनलैंड वेसल्स किस में चलेंगे? जो हमारे इंटरनल वाटरवेज हैं, रिवर्स हैं, कैनाल्स हैं, इंटरनल वाटरवेज के लिए होता है। राइट, कंट्री के अंदर जो वाटरवेज हैं उनको यूज़ किया जाएगा एज मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जिसके ऊपर बोट्स, फेरीज और ये सब कुछ चलेंगी, टू रेगुलेट सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ इनलैंड वेसल्स। ये क्यों लेकर आया जा रहा है? सो दैट जो वेसल्स हैं वो रजिस्टर्ड हों, वो सेफ्टी के जो रूल्स हैं वो फॉलो करें। राइट, सो दैट जो इन्वायरमेंट है उसकी प्रोटेक्शन कर सकें, कोई भी व्हीकल पोल्यूट ना करें, ठीक है ना। सेफ्टी के लिए फॉर एग्जांपल जो ट्रेंड लोग अपॉइंट करे जाएंगे, मतलब जो बोट के ऊपर होंगे वो ट्रेंड लोग ही काम कर सकते हैं। नंबर ऑफ पीपल हु आर गोइंग टू वर्क ऑन द बोट हैव आल्सो बीन डिफाइंड, ठीक है, वो भी डिफाइन किए जाएंगे। किसकी चीज़ के लिए करा जा रहा है? सेफ्टी के लिए। और पोल्यूशन भी नहीं करने दे सकते उनको, इन्वायरमेंटल सेफ्टी के लिए भी ये एक्ट लेकर आया जा रहा है। और रजिस्ट्रेशन भी मैंडेटरी है। राइट, uniform applicability of rules and regulations to ensure seamless, safe and economical trade and transportation by using inland waterways। जब यूनिफॉर्म लॉ होता है, यूनिफॉर्म का मतलब पूरे इंडिया में एक जैसा लॉ, उससे क्या होता है? सबसे पहले तो नॉलेज, मतलब किसी को भी प्रॉब्लम नहीं आती। अगर स्टेट वाइज लॉज होते हैं तो हर किसी को प्रॉब्लम आती है कि यहाँ का लॉ क्या है क्या नहीं है, तो हर जगह यूनिफॉर्म लॉज होंगे, ठीक है, सो दैट हर कोई उसको फॉलो कर सके। एंड सर्बानंदा सोनोवाल, Who is the Minister of Ports, Shipping and Waterways? सरबंदा सोनोवाल, ठीक है, स्नो से बनता है ये, देखो इनके नाम में स्नो आता है, ठीक है। सरबंदा, सरबानंदा, सरबानंदा, शरबत पीते हुए आनंद में शरबत पीते हुए आनंद में स्नो देख रहे थे, ठीक है। मतलब मुझे ना कोई अरेस्ट करके ले जाएगा जैसे मैं इन लोगों के नाम के मजाक उड़ा रही हूँ, सच बता रही हूँ मैं, बचा लेना मुझे। इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके बारे में पता होना चाहिए। कब आई इन एग्जिस्टेंस? 1986। इसका काम क्या था? डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ इनलैंड वाटरवेज फॉर शिपिंग एंड नेविगेशन। हेडक्वार्टर कहाँ पे इसका? नोएडा, उत्तर प्रदेश में। नॉर्मली जितने भी हेडक्वार्टर्स होते हैं वो दिल्ली या बॉम्बे में होते हैं, तो ये कुछ अलग सा है, तो प्लीज़ नोट कर लीजिए। जब ऑप्शन आती है तो हम कहते हैं यार दिल्ली या बॉम्बे में ही होगा।
इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, नोट कर लीजिए। इंडिया हैज़ अबाउट 14,500 किलोमीटर ऑफ नेविगेबल वाटर्स। कितने किलोमीटर्स है? 14500 किलोमीटर्स। और ये इम्पॉर्टेंट है। विच कंप्राइज ऑफ रिवर्स, कैनाल्स, बैकवाटर्स, क्रीक्स एक्सेट्रा। एज पर नेशनल वाटरवेज एक्ट 2016, 111 waterways have been declared as national waterways. नेशनल हाईवे होते हैं, हम कहते हैं ये NH1 है, 2 है, वैसे ही नेशनल वाटरवेज कितने हैं इंडिया में? नंबर क्या है? 111। किस एक्ट ने डिक्लेयर किया? नेशनल वाटरवेज एक्ट 2016। प्लीज नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, NHW गंगा भागीरथी हुगली रिवर सिस्टम। NH1 क्या है? गंगा भागीरथी हुगली रिवर सिस्टम। और ये क्या है? इसकी लेंथ कितनी है? 1620 किलोमीटर्स एंड इट इज द लॉन्गेस्ट नेशनल वाटरवे इन इंडिया। longest important. The Inland Waterways Authority of India is implementing the Jal Marg Vikas project for capacity augmenting of navigation. Augmenting का मतलब होता है increase navigation on Haldia Varanasi stretch of Ganga part of NW1 with the technical and financial assistance of the World Bank. कौन सा स्कीम, कौन सा प्रोजेक्ट वो कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट। प्लीज इसके बारे में थोड़ा रिसर्च कर लेना। जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट, ठीक है ना? क्या है ये? नेविगेशन इंक्रीज करनी है हल्दिया वाराणसी स्ट्रेच ऑफ गंगा पे, जो NW1 का पार्ट है, इस वाले का पार्ट है। ओके, about the bill. The bill defines vessels to include ships, boats, sailing vessels, container vessels and ferries. क्या क्या इंक्लूड करता है? ships, boats, sailing vessels, container vessels and ferries, ठीक है, ये इंक्लूड करता है। एंड वो क्या डिफाइन करेगा कि कैसे, कि डिजाइन कैसा होना चाहिए, सो दैट सेफ्टी इंश्योर कर सके पैसेंजर्स की, सेफ्टी इंश्योर कर सके क्रू की, इन्वायरमेंट की, ठीक है ना? कंस्ट्रक्शन एंड क्रू अकोमोडेशन, टाइप एंड पीरियोडिसिटी ऑफ सर्विस, कंस्ट्रक्शन और मॉडिफिकेशन के लिए अप्रूवल रिक्वायर्ड होगा, राइट? सो क्या होगा? ये इंपॉर्टेंट है कि क्या इंक्लूडेड है? शिप्स, बोट, सेलिंग वेसल्स, कंटेनर वेसल्स एंड फेरीज। एंड क्या होगा? स्टैंडर्ड ऑफ डिजाइन क्लासिफाइड होगा, ठीक है? बस हमने ये लिखना है, स्टैंडर्ड ऑफ डिजाइन क्लासिफाइड होगा, ठीक है ना? Mandatory registration. Registration is mandatory of all vessels inland waters में जो चलेंगे, ठीक है? Vessels with Indian ownership must be registered with registrar of inland vessels. Important, किसके साथ रजिस्टर करेंगे? registrar of inland vessels के साथ, राइट? ये इंपॉर्टेंट है। ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट। हम क्या लिखेंगे? नोट्स कैसे बनेंगे आपके? मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन, ठीक है, उसके बाद नीचे ये वाला पॉइंट हो, ठीक है? द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट विल बी वैलिड अक्रॉस द कंट्री। इंपॉर्टेंट, ठीक है? पूरी वैलिड अक्रॉस द कंट्री, ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वैलिड अक्रॉस द कंट्री। द सर्टिफिकेट विल indicate the inland water zones, areas of operation to be demarcated by states for such vessels. The vessels must have an insurance policy. Insurance policy भी mandatory है, which is good. Insurance policy to cover the liability for death, injury or damage caused to the usage of vessel due to the usage of vessel, including accidental pollution. Important. Navigation safety. Navigation safety के लिए क्या करेंगे? Certain specifications बताएगी government for signals and equipment to ensure navigation safety are specified by central गवर्नमेंट, ठीक है ना? कुछ सिग्नल्स और इक्विपमेंट्स लगवाने मैंडेटरी होंगे, इक्विपमेंट्स लगवाने मैंडेटरी होंगे, किसके लिए? सेफ्टी के लिए, राइट? केस ऑफ नेविगेशन हजार्ड, द मास्टर ऑफ वेसल मस्ट इमीडिएटली सेंड अ डेंजर। ओके फाइन, ठीक है, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है। इंक्वायरी इनटू एक्सीडेंट्स, एक्सीडेंट्स में इंक्वायरी करी जाएगी, वो रिपोर्ट करने होंगे कहाँ पे? हेड ऑफिसर ऑफ द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट विल इंक्वायर इनटू दीज मैटर्स। मैनिंग रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, तो मिनिमम नंबर ऑफ पीपल प्रिस्क्राइब किए जाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी मिनिमम नंबर ऑफ पीपल दैट वेसल्स मस्ट हैव फॉर वेरियस रोल्स। ये भी क्यों? सेफ्टी के लिए, ठीक है ना? वायलेशन के लिए पेनलाइज किए जाएंगे। द सेंट्रल गवर्नमेंट विल प्रिस्क्राइब द स्टैंडर्ड्स फॉर क्वालिफिकेशन, ट्रेनिंग, एग्जामिनेशन एंड ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट। अब तो फिटनेस सर्टिफिकेट भी ग्रांट किए जाएंगे स्पेसिफिक रोल्स के लिए, राइट?
अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है database on inland vessels. The central government will maintain an electronic centralized record of data on inland vessels. Important. Prevention of pollution के लिए क्या किया जाएगा? Vessels will discharge और dispose sewage as per the standards, मतलब rules create करे जाएंगे basically, ठीक है ना. प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन के लिए भी रूल्स बनाए जाएंगे, ये लिख लो, इतना बहुत है. अगेन इंपॉर्टेंट, नॉन मैकेनिकली प्रोपेल्ड इनलैंड वेसल्स, इंपॉर्टेंट, ठीक है. नॉन मैकेनिकली जो प्रोपेल्ड वेसल्स हैं, द बिल एम्पावर स्टेट गवर्नमेंट टू डेलीगेट सर्टेन फंक्शंस रिलेटेड टू नॉन मैकेनिकली प्रोपेल्ड इनलैंड वेसल्स टू देयर लोकल गवर्नमेंट. दीज इंक्लूड, इनसे रिलेटेड डाटा इकट्ठा करना होगा, ठीक है. कोलेक्टिंग डाटा, कंडक्टिंग advisory program for owners, operators and users of such vessels. State government will prescribe the criteria such as size, purpose. तो इनका भी, इनसे रिलेटेड डाटा इकट्ठा होगा, ठीक है ना, और इनके लिए भी क्राइटेरिया प्रिस्क्राइब करे जाएंगे. कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट. ये इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है. करते हैं टैक्सेशन लॉज अमेंडमेंट बिल 2021. तो बच्चों आपको याद होगा, हमने कान एनर्जी वर्सेस रिपब्लिक ऑफ इंडिया का केस पढ़ा था ना. जिन जिन लोगों ने नहीं पढ़ा था वो पढ़ेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है वीडियो का. इसके अंदर हमने क्या पढ़ा था, क्या प्रॉब्लम क्या थी, याद है किसी को? ठीक है, इसमें मैं आपको बता देती हूँ, रिवाइज करवा देती हूँ. फॉर एग्जाम्पल ए है, ठीक है ना. ए की जो कंपनी है, ए कंपनी है, ठीक है. वो कहाँ पे रजिस्टर्ड है बच्चों? वो यूएसए में रजिस्टर्ड है, ठीक है. अब ये ए जो की कंपनी यूएसए में रजिस्टर्ड है, बट उसका बिजनेस मेजर कहाँ पे चल रहा है? इंडिया के अंदर. बिजनेस मेजर कहाँ पे चल रहा है? इंडिया के अंदर, राइट. अब ए जो है वो कंपनी अपनी बी कंपनी को बेच देता है, ठीक है ना. तो इस ट्रांजैक्शन से जो भी प्रॉफिट अर्न होता है, तो उसके ऊपर इंडियन गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया. इस ट्रांजैक्शन पे इंडियन गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया, ठीक है ना. ना सिर्फ टैक्स लगाया, उन्होंने कहा कि 28 मई 2012 से पहले भी जो ट्रांजैक्शंस ऐसी वाली हुई है, कौन सी ट्रांजैक्शंस? जो ये वाली ट्रांजैक्शन जिसमें एक कंपनी है वो किसी और कंट्री में रजिस्टर्ड है, उसका मेन बिजनेस इंडिया में है, और वो ट्रांसफ़र कर दी जाती है किसी और कंपनी को. तो जो इस ट्रांजैक्शन पे प्रॉफिट अर्न होता है, जो उसका टैक्स है, वो ना सिर्फ 28 मई 2012 को या उसके बाद जो ट्रांजैक्शन होती है उनको टैक्स पे करना पड़ेगा, इससे पहले भी जो ऐसी ट्रांजैक्शंस हुई हैं उन कंपनीज को भी टैक्स पे करना पड़ेगा. तो इसको क्या कहते हैं? जो पहले से ऐसे लगा देते हैं उसको कहते हैं रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स. हमने फंडामेंटल राइट्स में पढ़ा था रेट्रोस्पेक्टिव, राइट. तो ये क्या है, जो ये रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लगा दिया ऐसे, ये बहुत ही गलत चीज़ है, क्योंकि कोई भी कंपनी एक्सपेक्ट नहीं करती कि ऐसा हो जाएगा. तो अब जो है ये रेट्रोस्पेक्टिव जो टैक्स है ये रिमूव कर दिया गया है, ऐसे कि पीछे से ऐसे आप टैक्स नहीं ले सकते, राइट. इंडिया का इशू था वोडाफोन के साथ, कान एनर्जी के साथ. अब ये ठीक हो जाएगा. तो पढ़ लेते हैं इस टैक्स के बारे में, सॉरी बिल के बारे में. The Taxation Laws Amendment Bill 2021 was introduced in Lok Sabha by the Minister of Finance. Who is the Minister of Finance? Who is the Minister of Finance? Nirmala Sitharaman. Right. The bill amends the Income Tax Act 1961 and the Finance Act 2012. Very important. Please make a note of the same. Under IT Act, non-residents, ठीक है, जो non-residents हैं, are required to pay tax on the income occurring through or arising from any business connection, property, asset or source of income situated in India. The amendments made by 2012 Act clarified that if a company is registered or incorporated outside India, बाहर registered है, its share will be deemed to be or have always been situated in India if they derive their value substantially from the assets located in India. Registered बाहर है, assets substantially India में है, ठीक है. As a result, the persons who sold such shares of foreign companies before the enactment of the Act, that is 28 May 2012, also became liable to pay tax on the income earned from such sale. तो ये क्या था? Retrospective tax था. अब the bill proposes to nullify, finish this retrospective basis for taxation. राइट. क्या कर दिया इन्होंने कि जो भी केस फाइल हुए थे वो विड्रॉ कर लेंगे,
ठीक है ना, अब वो नहीं फॉलो करे जाएंगे, इवन रिफंड भी दिया जाएगा। प्रोवाइडेड फर्दर दैट इफ एनी अमाउंट बिकम्स रिफंडेबल अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 टू द पर्सन रेफर्ड टू द फर्स्ट प्रोवाइजर एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ हिम फुलफिलिंग द कंडीशन, such amount shall be refunded to him, but no interest under section 244A of the income tax act shall be paid on the amount। रिफंड भी दिया जाएगा जिन लोगों से इन्होंने टैक्स इकट्ठा कर लिया है, राइट। सो ये रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स का जो इशू है ये वोडाफोन का केस सॉल्व कर देगा एंड कान एनर्जी का, राइट। अब एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन द नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडजॉइनिंग एरियाज बिल 2021 इम्पॉर्टेंट। तो ये क्या कर रहे हैं, एक कमीशन सेटअप कर रहे हैं जो एयर क्वालिटी मैनेज करेगा एनसीआर की, मतलब नेशनल कैपिटल रीजन की, प्लस दिल्ली की। तो इम्पॉर्टेंट है बिल का नाम इटसेल्फ ही। एन ऑर्डिनेंस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री एंड साइंड बाय द प्रेसिडेंट इन अक्टूबर 2020। तो अक्टूबर 2020 में एक ऑर्डिनेंस निकाला गया था। तो ऑर्डिनेंस लॉ पता है, पावर किसकी है, ये हमारे प्रेसिडेंट की पावर है। अगर नहीं पता ऑर्डिनेंस तो प्लीज़ 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 प्रेसिडेंट का चैप्टर ओपन करिए, पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट में जाइए और वहाँ पे याद पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। विद इन डेज ऑफ हियरिंग ऑफ द आदित्य दुबे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये जो था, ये ऑर्डिनेंस क्यों लेकर आए थे, जब आदित्य दुबे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो एलएलएम वाले बच्चे हैं वो तो इस केस को भी पढ़ेंगे, एंड जो हमारे एलएलबी वाले बच्चे हैं वो सिर्फ नाम याद कर लें, राइट। तो ये ऑर्डिनेंस लेकर आए थे जो अब बिल बना दिया गया है। ये ऑर्डिनेंस ही अब इसको लॉ बनाने चले हैं। द कमीशन फॉर द एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन द नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडजॉइनिंग एरियाज बिल 2021 वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट भूपेंद्र यादव। यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट कौन है, भूपेंद्र यादव। नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो ये क्या कहता है, ये बिल कहता है कि कमीशन सेटअप किया जाएगा, हु विल, that commission will be responsible for what, air quality of NCR and Delhi। What is the bill all about? The monitoring and management of air quality in Delhi NCR region has been done in pieces। तो बेसिकली हमें इस पैराग्राफ से पर्पस पता चलेगा कि ये क्यों लेकर आए हैं ऐसा। तो अभी तक क्या हो रहा था, बहुत सारी मल्टीपल बॉडीज एयर क्वालिटी पे चेक रख रही थी, ठीक है। मल्टीपल बॉडीज एयर क्वालिटी पे चेक रख रही थी। कौन कौन सी बॉडीज थी ये, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, द स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इतनी सारी स्टेट, एनसीआर में कितनी सारी स्टेट्स आ जाती हैं, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, and the environment pollution prevention and control authority of the national capital region। ठीक है, इतनी सारी बॉडीज थी। they in turn are monitored by union ministry of environment and forest and climate change and the supreme court which monitors air pollution as per the judgment in MC Mehta versus union of India। तो इतनी सारी अथॉरिटीज थी, बीच में मिनिस्ट्री भी थी, देन हमारे सुप्रीम कोर्ट भी थे, right। The bill, however, seeks to create an overreaching body to consolidate all monitoring bodies and to bring them one platform so that air quality management can be carried out in a more comprehensive, efficient and time-bound manner। Reason क्या है ये कमीशन बनाने का, कि मल्टीपल बॉडीज थी। तो हम नोट्स में क्या लिखेंगे, मल्टीपल बॉडीज, ठीक है। और फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट क्या था, वन कमीशन, कॉम्प्रिहेंसिव, एफिशिएंट एंड टाइम बाउंड मैनर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। बस बाकी सारा हमने स्टोरी सुन ली बस, ठीक है ना। द सेंटर ऑल्सो सीक्स टू रिलीव द सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम हैविंग टू कॉन्स्टेंटली मॉनिटर पॉल्यूशन लेवल्स थ्रू वेरियस केसेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसका आपको नोट बनाना है। अपार्ट फ्रॉम कंसोलिडेटिंग ऑल एजेंसीज दैट मॉनिटर्ड, इन्वेस्टिगेटेड एंड प्लान्ड मिटिगेशन ऑफ एयर पोल्यूशन इन द रीजन, द कमीशन हैज रिप्लेस्ड द सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड इन्वायरमेंट पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी, environment pollution prevention and control authority EPCA, which has been running for 22 years। इसको भी रिप्लेस कर दिया गया है, जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी। इंपॉर्टेंट है, प्लीज ये नोट कर लीजिए, राइट। इशू रेज, अब इसमें एक प्रॉब्लम थी जो हमने न्यूज़पेपर में बहुत पढ़ी। प्रॉब्लम ये थी, द प्रोटेस्ट अगेंस्ट अ सेक्शन ऑफ द बिल दैट proposes penalization for stubble burning had started during the farmers protest which when unions had raised their voices against it। तो बेसिकली इसके अंदर, बिल के अंदर एक सेक्शन है जिसके अंदर कहा जा रहा है कि अगर आप स्टबल क्या होती है, स्टबल होती है बच्चों, जो ये क्रॉप हो गई ना, क्रॉप ऊपर से काट देते हैं, जो नीचे ये बच जाता है ना क्रॉप का, उसको कहते हैं स्टबल।
राइट तो ये स्टबल को बर्न करते हैं, आग लगाते हैं। तो जब ये स्टबल को बर्न करते हैं तो स्टेट्स लाइक हरियाणा और पंजाब में सबसे ज़्यादा आग लगाई जाती है। एंड फिर हमारे दिल्ली के अंदर बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूशन हो जाता है उन दिनों के अंदर, आप बाहर नहीं निकल सकते, इतना ज़्यादा स्मॉग होता है, कार चलानी भी डिफ़िकल्ट हो जाती है स्पेशली दिल्ली के अंदर। इन रीजन्स के अंदर तो होता ही है, बट क्योंकि दिल्ली स्टेट्स के साथ लगता है तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। तो क्या लॉ आया था कि इनको पेनलाइज किया जाएगा, इनको पनिश किया जाएगा। तो इसके लिए प्रोटेस्ट हुई बहुत सारी एंड फिर कुछ चेंजेस लेकर आएंगे, वो हम देखेंगे क्या चेंजेस हैं। हमारा सेक्शन 14 क्या कहता है, एनी नॉन कंप्लायंस और कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी प्रोविजंस ऑफ द ऑर्डिनेंस रूल्स मेड देयर अंडर और एनी ऑर्डर और डायरेक्शन इशूड बाय द कमीशन। मतलब अगर कोई रूल्स फॉलो नहीं करेगा तो क्या होगा, क्या होगा, शैल बी एन ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड अप टू 5 years, 5 years तक की सजा हो सकती है, या फिर और फाइन विच में एक्सटेंड अप टू 1 crore रुपीज। प्लीज कितनी पनिशमेंट है, एलएलएम वाले नोट कर लें, जुडिशरी वाले नोट कर लें, ठीक है ना। बट इसको प्रोवाइजो है, प्रोवाइजो मतलब एक्सेप्शन, एक्सेप्शन है, क्या एक्सेप्शन है पढ़ लें। एक्सेप्शन कहती है प्रोवाइडेड दैट द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू एनी फार्मर फॉर कॉजिंग एयर पोल्यूशन बाय स्टबल बर्निंग और मिसमैनेजमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल रेजिड्यू। फार्मर्स जो स्टबल बर्न करेंगे उन पे ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। तो हम सेक्शन 14 नोट कर लें क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है हमारा। सेक्शन 14 सबसेक्शन 1। Section 15 of the Act lays down what it lays down. The Commission may impose, may शायद impose and collect environmental compensation from farmers causing air pollution by stubble burning at such rate and in such manner as may be prescribed. तो ये क्वेश्चन आता है, should the government do this or not? तो गाइज हम जितने भी हम कॉलेजेस देख रहे हैं, जैसे सिम्बायसिस होगा, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी होगा, ये आपका इंटरव्यू लेते हैं, इनका रिटन टेस्ट होता है। तो आज से मैंने सोचा है कि आप अपने व्यूज़ कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर करोगे एंड हम डिस्कशन करेंगे, आर्ग्यूमेंट नहीं, डिस्कशन करेंगे। तो आप अपने व्यूज़ शेयर करें कि क्या गवर्नमेंट को ये कॉम्पनसेशन कलेक्ट करना चाहिए फार्मर्स से या नहीं। ओके, एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज बिल, ये क्या है, एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज बिल। The bill introduced that it is meant to provide for the maintenance of essential defense services so as to secure the security of nation and the life and property of public at large and for matters connected therewith or incidental thereto. Purpose क्या है, to maintain security of the nation, public property को save करना। हम देखेंगे ये क्या कहता है, all offenses punishable under the bill will be cognizable and non बेलेबल। अभी हाल ही में मैंने एक वीडियो में डिस्कस किया कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल। तो लीगल करंट अफेयर्स की वीडियोस देखा करो सो दैट आपको क्लियर रहे सब कुछ। आई थिंक जुवेनाइल जस्टिस की वीडियो में ही मैंने डिस्कस किया था कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल। क्या कहता है ये बिल, द इसेंशियल डिफेंस सर्विसेज इंक्लूड एनी सर्विसेज इन एनी एस्टैब्लिशमेंट और अंडरटेकिंग डीलिंग विद प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर डिफेंस। ठीक है ना, इसेंशियल डिफेंस सर्विस कौन सी होती है, जो कि डिफेंस को इक्विपमेंट सप्लाई करती है, कोई गुड्स प्रोवाइड करती है। ठीक है ना, एनी एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द आर्म फोर्सेज आर कनेक्टेड विद देम और डिफेंस। These also include services that if seized would affect the safety of the establishment engaged in such services or its employees. ठीक है ना, तो जो भी डिफेंस, एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज कौन सी हैं, जो डील करती हैं प्रोडक्शन ऑफ गुड्स या इक्विपमेंट से जो डिफेंस को चाहिए होती हैं। ठीक है ना। In addition, the government may declare any service as an essential defense services if its cessation would affect the production of defense equipment of goods, operation or maintenance of industrial establishments or units engaged in such production or repair or maintenance of products connected therewith. मतलब गवर्नमेंट के पास पावर है, वो किसी भी सर्विस को डिक्लेयर कर सकती है एज essential defense services अगर ये सारी कंडीशन में से कोई चीज़ है। ठीक है, तो गवर्नमेंट के पास ये पावर है, सिर्फ ऊपर वाला पॉइंट नोट कर लो। द बिल अमेंड्स द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, ये इंपॉर्टेंट है, बिल अमेंड करता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट को टू इंक्लूड एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज अंडर पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज अंडर द एक्ट। इन केस ऑफ पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज अ 6 week notice must be given before persons employed in such services or go on strike in breach of contract or employees carrying on such services do lockdowns। ठीक है, तो क्या करा इन्होंने, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट के अंदर ऐड कर दी कौन सी, इसेंशियल डिफेंस सर्विसेज, बिकॉज इसके अंदर अगर इसेंशियल डिफेंस सर्विसेज अंडर पब्लिक यूटिलिटी सर्विस ऐड कर दी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट के, सो दैट अगर कोई भी स्ट्राइक पे जाना चाहे या लॉकआउट होना चाहे तो 6 week का नोटिस देना मैंडेटरी
है। इंपॉर्टेंट टर्म्स, स्ट्राइक का मतलब क्या होता है? अ पीरियड ऑफ टाइम व्हेन पीपल रिफ्यूज टू गो टू वर्क, ठीक है ना, जब लोग स्ट्राइक, लेबरर्स की स्ट्राइक हो जाती है, वर्कमैन की स्ट्राइक हो जाती है, जब वो कहते हैं कि हम काम नहीं करेंगे, ठीक है ना। नॉर्मली वेजेस बढ़ाने के या वर्किंग कंडीशंस बेटर करने के लिए ये होता है। ले ऑफ, डिस्चार्ज अ वर्कर टेम्परेली और परमानेंटली बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ वर्क। ले ऑफ क्या होता है? क्योंकि शॉर्टेज ऑफ वर्क है तो टेम्परेली या परमानेंटली उसको डिस्चार्ज कर दिया गया है, राइट। लॉकआउट, लॉकआउट, अ लॉकआउट इज वर्क स्टॉपेज और डिनायल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इनिशिएटेड बाय द मैनेजमेंट। यहाँ पे तो वर्कमैन कहता है कि मैं काम नहीं करूंगा, यहाँ पे काम होता ही नहीं है, और यहाँ पे क्या कहती है मैनेजमेंट, इंडस्ट्री जो होती है, जो एम्प्लॉयर है, वो कहता है कि मुझे तुमसे काम नहीं कराना, लॉकआउट में, ठीक है, वो ताला टांग जाता है इंडस्ट्री के बाहर, तो लॉकआउट हो जाता है, राइट। एग्जाम्पल दे रही हूँ, मतलब यही होता है, एम्प्लॉयर मना कर देता है कि मुझे लेबर से काम नहीं करवाना। मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी ड्यूरिंग अ लेबर डिस्प्यूट, in contrast to a strike in which employees refuse to work, a lockout is initiated by employers or industry owners, ठीक है। इसके अंदर स्ट्राइक को डिफाइन किया हुआ है कि ठीक है, मास कैजुअल लीव नहीं ले सकते, कोऑर्डिनेटेड रिफ्यूजल ऑफ एनी नंबर ऑफ वर्कर्स टू कंटिन्यू टू वर्क और एक्सेप्ट एम्प्लॉयमेंट, रिफ्यूजल टू वर्क ओवर टाइम where such work is necessary for maintenance of essential defense services, any other conduct which result in or is likely to result in disruption of work, ठीक है, डिफाइन किया हुआ है। अब इसके अंदर क्या है, अगर प्रोहिबिशन उन्होंने कर दी कि प्रोहिबिट कर दिया, स्ट्राइक, लॉकआउट या ले ऑफ नहीं हो सकता है, तो वो नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। और जो ये ऑर्डर है, द प्रोहिबिशन ऑर्डर विल रिमेन इन फोर्स फॉर 6 months एंड मे बी एक्सटेंडेड बाय अनदर 6 months। तो ये प्रोहिबिशन ऑर्डर जो है वो गवर्नमेंट कब करेगी? जब सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ एनी स्टेट, पब्लिक ऑर्डर या डिसेंसी या मोरालिटी को कुछ खतरा है, ठीक है ना, तब प्रोहिबिशन ऑर्डर गवर्नमेंट लेकर आ सकती है, और ये 6 months के लिए वैलिड हो सकता है और एक्सटेंड कर सकते हैं, राइट। प्रोहिबिशन ऑर्डर क्या होगा कि स्ट्राइक, लॉकआउट या ले ऑफ नहीं कर सकते, ठीक है ना। अगर स्ट्राइक या लॉकआउट डिक्लेयर कर दिया जाता है आफ्टर इशू ऑफ प्रोहिबिशन ऑर्डर और हैड कमेंस्ड बिफोर द प्रोहिबिशन ऑर्डर वाज इशूड विल बी इलीगल, ठीक है ना। मतलब प्रोहिबिशन ऑर्डर लग गया तो ना पहले ना बाद में स्ट्राइक नहीं कर सकते। द प्रोहिबिशन विल नॉट अप्लाई टू ले ऑफ मेड ड्यू टू पावर शॉर्टेज और नेचुरल कैलामिटी और ले ऑफ टेम्परेरी और कैजुअल वर्कमैन, ठीक है। करते हैं द ट्राइब्यूनल रिफॉर्म्स बिल 2021। The Tribunal's Reform Bill 2021 has replaced the Tribunal Reforms Rationalization and Conditions of Service Ordinance 2021। तो इसकी भी सबसे पहले ऑर्डिनेंस आई थी 2021 की, तो ये उसको रिप्लेस करता है। The bill dissolves certain existing appellate bodies and transfers their function to other existing judicial bodies, राइट। फॉर एग्जाम्पल कॉपीराइट ट्रिब्यूनल, बहुत सारे ट्रिब्यूनल्स थे जो उनको खत्म कर दिया, मतलब उनको डिसॉल्व कर दिया, डिसॉल्व मतलब खत्म कर दिया, और जो उनकी जुरिस्डिक्शन थी वो किसी और जुडिशियल बॉडी को दे दिया, राइट। तो इन्होंने कहा कि वो एफिशिएंटली काम नहीं करते थे या कुछ भी, ठीक है। द टर्म ऑफ ऑफिस फॉर चेयरपर्सन, और क्या क्या है, द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ द ट्रिब्यूनल विल बी 4 years सब्जेक्ट टू एन अपर एज लिमिट ऑफ 70 years ऑफ द चेयरपर्सन एंड 67 years फॉर अदर members, ठीक है ना। तो ये सारा चेंज किया, नोट कर लीजिए। द बिल स्पेसिफाइज दैट द पर्सन शुड बी एटलीस्ट 50 years ऑफ एज टू बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज अ चेयरपर्सन और मेंबर। तो ये सारा क्रिटिसाइज क्यों किया जा रहा है, इतना डिस्कशन में क्यों है, वो समझ लेते हैं। सम प्रोविजंस ऑफ द बिल आर सिमिलर टू द ट्राइब्यूनल्स रिफॉर्म्स रैशनलाइजेशन एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑर्डिनेंस 2021 व्हिच वाज क्वैश्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ये सही नहीं है, ये प्रोविजन सही नहीं है, बट वो प्रोविजंस ये जो बिल पास किया गया है उसके अंदर है, ठीक है ना। The term of office of 4 years is lower than the minimum of 5 years directed by the Supreme Court in various judgments। तो ये वाली जो 4 years का टर्म है, ठीक है, वो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि ठीक नहीं है। द सुप्रीम कोर्ट हैज ऑल्सो नोटेड दैट मिनिमम एज लिमिट रिक्वायरमेंट ऑफ 50 years फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ मेंबर्स में डिस्करेज यंग टैलेंट। It had earlier directed that advocates with 10 years of experience be made eligible to be appointed as judicial members। तो ये वाली बात भी नहीं मानी गई, ना ही ये वाली बात मानी गई। Abolishing tribunals may increase the disposal time for new cases as high courts already have a large number of cases awaiting judgment। तो ये भी, तो इसीलिए ये वाला जो बिल है बहुत ज़्यादा डिस्कशन में है। बात करते हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड अमेंडमेंट बिल 2021 की। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2021 वाज प्रोमulgated ऑन April 4, 2021। तो ये भी एक ऑर्डिनेंस ही था एंड अब ये बिल लेकर आ रहे हैं, ठीक है। नाउ इट अमेंड्स, किसको अमेंड करता है? इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2026
को, ठीक है ना। अगेन इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के बारे में। इंसॉल्वेंसी इज अ सिचुएशन वेयर इंडिविजुअल्स और कंपनीज आर अनएबल टू रीपे देयर आउटस्टैंडिंग डेट, कि जो पैसा देना होता है वो कंपनीज जब नहीं दे पाती तो हम क्या कहते हैं कि ये इंसॉल्वेंट है। जब वो जिसका पैसा लौटाना होता है वो नहीं लौटा पा रहे तो उसको क्या कहते हैं, इंसॉल्वेंट, राइट। द कोड provides a time-bound process for resolving the insolvency of corporate debtors within 330 days called the corporate insolvency resolution process। तो क्या है, एक कंपनी है, मान लीजिए एक कंपनी है, वो बी के पैसे नहीं दे पा रही, ठीक है ना, तो ऑब्वियसली ए के अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि अगर वो आज ए के नहीं दे पा रही, पहले क्या होता था, अगर ए ने बी के नहीं दिए वो सी डी इतने सारे लोग हो जाते थे, पर इससे पहले की बहुत ज़्यादा बड़ी सिचुएशन आए, अब क्या करते हैं कि जब 1 लाख तक का रखा हुआ है, अगर कोई 1 लाख तक के पैसे 1 लाख तक नहीं पे कर पाता तो एक्शन ले सकता है, या तो जो क्रेडिटर है वो ही जा सकता है कोर्ट के पास, एनसीएलटी के पास, या डेटर भी खुद जा सकता है, ठीक है ना। और ये जो सारा है, मतलब या तो क्या किया जाता है, ऑप्शंस दी जाती हैं, या तो कंपनी चलती रहती है, कोई और टेक ओवर कर लेता है, या फिर कोई प्लान बनाया जाता है जिसके थ्रू कि कंपनी का ओनर भी सेम रहे, वो चलती भी रहे बट पेमेंट्स होती रहे, या फिर बिल्कुल सब कुछ बेच दिया जाता है, सेल ऑफ कर दिया जाता है, जो पैसे होते हैं वो दे दिए जाते हैं, राइट। द डेटर हिमसेल्फ और इट्स क्रेडिटर में अप्लाई फॉर इनिशिएशन, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, CIRP, ठीक है। इन द इवेंट ऑफ अ डिफॉल्ट, डेटर या क्रेडिटर कोई भी जा सकता है इन डिफॉल्ट ऑफ एटलीस्ट 1 लाख रुपीज, ठीक है। अंडर CIRP a committee of creditors is constituted to decide regarding the insolvency resolution, ठीक है। एक कमिटी बनती है जिसके अंदर क्रेडिटर्स भी बैठते हैं, डेटर भी बैठते हैं, सो दैट एक प्लान बन सके, ठीक है ना। The committee may consider a resolution plan which typically provides for the payoff of debt by merger, acquisition और restructuring of the company। वही मैं कह रही थी कि या तो merger हो जाता है, या कोई और acquire कर लेता है, या उसको restructure किया जाता है, या फिर sell off कर दिया जाता है, जिसको हम liquidation भी कहते हैं, right। If a resolution plan is not approved by the committee of creditors within the specified time, the company is liquidated, ठीक है। During CIRP, the affairs of company are managed by the resolutional professional। resolutional professional एक person होता है जो mostly CEO होता है, ठीक है ना। he or she is the one who takes care of the affairs of the company, who is appointed to conduct CIRP, ठीक है। और ये RP ही CIRP क्या होता है, corporate insolvency resolution process conduct करता है, राइट। ये क्या लेकर आ रहे हैं, ये प्री पैक्ड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन लेकर आ रहे हैं, किसके लिए, द ऑर्डिनेंस इंट्रोड्यूस एन ऑल्टरनेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। प्लीज ये नाम याद कर लीजिए, क्या है, प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन, इंपॉर्टेंट, एंड किसके लिए लेकर आ रहे हैं, MSMEs के लिए, ठीक है। कॉल्ड द प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, PIRP। ये PIRP याद करना है, और ये किसके लिए है, MSME के लिए। Minimum default amount application for initiation of PIRP may be filed in the event of a default of at least 1 lakh rupees. The central government may increase the threshold of minimum default up to 1 crore rupees through a notification, ठीक है। अभी के लिए अगर कोई 1 लाख का डिफॉल्ट करता है मिनिमम, तब हम ये कर सकते हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट में भी ये 1 करोड़ तक ले जाए थ्रू अ नोटिफिकेशन, राइट। अमेंडमेंट क्यों करेंगे, द अमेंडमेंट्स एम टू प्रोवाइड एन एफिशिएंट ऑल्टरनेटिव इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क फॉर कॉर्पोरेट पर्सन क्लासिफाइड एज माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। जो MSME है उनके लिए एक स्पेशल मेथड लेकर आए हैं, सो दैट इंश्योरिंग क्विकर, कॉस्ट इफेक्टिव एंड वैल्यू मैक्सिमाइजिंग आउटकम्स फॉर द स्टेक होल्डर्स। प्लीज ये रीजंस हैं कि क्यों लेकर आए ये बिल, ये नोट कर लीजिए। इन अ मैनर which is least disruptive to the continuity of MSME's business and which preserves job, ठीक है ना, जो disrupt भी ना करे, business भी चलता रहे, ठीक है। The initiative is based on a trust model and the amendments honor the honest MSME owners by trying to ensure that the resolution happens and the company remains with them, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये honest MSME owners के लिए, जिनकी कोई गलती नहीं थी और वो पैसा नहीं दे पाए, so that कुछ ऐसा हो जाए कि कंपनी जो है वो उनके साथ ही रहे, right। It is expected that the incorporation of pre-packaged insolvency resolution process for MSMEs in the code will alleviate the distress faced by MSMEs due to the impact of pandemic and the unique nature of their business, duly recognizing their importance in the economy, ठीक है ना। कोविड की वजह से सभी कंपनीज बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रही हैं, स्पेशली MSMEs, तो उनको बचाने के लिए किया गया है। It provides an efficient alternative insolvency resolution framework for corporate persons classified as MSME for timely, efficient and cost-effective resolution of distress, ठीक है। तो ये इसलिए करी जा रही है, ठीक है। MSMEs एक पर्टिकुलर टाइप की कंपनीज हैं
ठीक है ना। तो MSMEs के लिए किया जा रहा है, इसकी फुल फॉर्म याद रखिएगा। ओके, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन पे भी हिट कर देना। एंड अगर आप चाहते हो कि मैं ये वीडियोस बनाऊं ऐसी और वीडियोस, तो कमेंट करके मुझे बता देना, सो दैट आई कंटिन्यू मेकिंग दीज वीडियोस। एंड अगर आपको किसी और टॉपिक से रिलेटेड मेरी हेल्प चाहिए, कोई एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड या फिर कोई करंट अफेयर्स या लीगल करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो टॉपिक है उससे रिलेटेड हेल्प चाहिए, तब भी कॉमेंट कर देना। आई वुड लव टू हेल्प you guys. So yeah, that's it for today's video. Logiri signing off. I'll see you super soon. Bye.